Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों, and again, welcome back to Exam Dos. Welcome back to the course on Engineering Mathematics. We are live in the lecture number 65, Random Variable Part 1. फटाफट आ जाओ यार, रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करने वाले हैं एकदम बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे. काफी मजा आने वाला है आप लोगों को. फटाफट सभी लोग ज्वाइन कीजिए. कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी. क्विकली एवरीवन विल ज्वाइन. चलिए 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 सभी लोग आ जाइए भाई. स्टार्ट किया जाए. रेडी हैं सभी लोग? फटाफट बोलिए, आर यू गाइज रेडी? कम ऑन एवरीवन, आर यू गाइज रेडी? चलिए, तो यार देखो, जब हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे तो वी वर टॉकिंग अबाउट रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब था? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम मैं 100% श्योरिटी से नहीं बता सकता, उसके आउटकम की प्रोबेबिलिटी हो सकती है. यानी क्या आउटकम आएगा मुझे गारंटी नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि किसी पर्टिकुलर आउटकम के आने के चांसेस क्या हैं. जैसे डाई रोल करने पे 1 आने के चांसेस क्या हैं, ठीक है, या फिर कॉइन टॉस करने पे हेड आने के चांसेस क्या हैं. ये सारी चीजें मैं जज कर सकता हूं. दैट इज योर रैंडम एक्सपेरिमेंट. करेक्ट? रैंडम एक्सपेरिमेंट इसी को कहते हैं. अब मैं क्या कह रहा हूं कि कल आप लोग या प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे. अब मैं क्या करता हूं, मैं एक नया वेरिएबल लेता हूं जो आउटकम पे डिपेंड करता है. यानी उस वेरिएबल की वैल्यू आउटकम के साथ रिलेटेड है, या ये कह दो एक्सपेरिमेंट के सभी आउटकम को आप एक वेरिएबल पे मैप कर दो. जैसे मान लीजिए 2 कॉइन टॉस किए गए, 4 आउटकम हो सकते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. अब आप हर आउटकम के करस्पॉन्डिंग अगर एक वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन कर देते हो, आप कहते हो मेरा एक ऐसा वेरिएबल है, अगर हेड हेड आया तो उसका वैल्यू 1, हेड टेल आया तो उसका वैल्यू 2, टेल हेड आया तो उसका वैल्यू 3 और टेल टेल आया तो उसका वैल्यू 4. तो ये जो वेरिएबल की आपने वैल्यू डिफाइन कर दी हर आउटकम के करस्पॉन्डिंग, तो ये वेरिएबल कहलाता है रैंडम वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू भी आप श्योरिटी से नहीं बता सकते. इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट के आउटकम पे डिपेंड करती है, जिस बात का ये मतलब है इसकी वैल्यू या इसकी अलग अलग वैल्यू आने की भी प्रोबेबिलिटी है. यानी इट कैन टेक रैंडम वैल्यूज विद अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी. वी कैन नॉट टेल इट्स वैल्यू विद श्योरिटी. तो ऐसा वेरिएबल कहलाता है रैंडम वेरिएबल. तो रैंडम वेरिएबल एक ऐसा फंक्शन है जो सैंपल स्पेस और रियल नंबर के बीच में मैपिंग करता है. तो जैसे सैंपल स्पेस के हर पॉइंट की कुछ प्रोबेबिलिटी होती है आने की, ऐसी रैंडम वेरिएबल एक सर्टेन वैल्यू लेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है. जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, हेड को मैंने मैप किया 2 पे, तो वेरिएबल के 2 आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है. टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, टेल को मैप किया 4 पे, तो वेरिएबल 4 होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी हाफ है. तो यानी रैंडम वेरिएबल क्या वैल्यू लेगा ये बात भी आप श्योरिटी से नहीं बता सकते, आप प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हो. इस तरीके के वेरिएबल कहलाते हैं रैंडम वेरिएबल. बात चमकी? जल्दी से बताओ, ये बात चमकी सभी लोगों को? रैंडम वेरिएबल का मीनिंग क्लियर हुआ? अब ये देखिए, अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस इफ द नंबर ऑफ हेड इज टेकन एज रैंडम वेरिएबल, परफॉर्म द मैपिंग. अगर आप कॉइन को 2 बार उछालोगे बेटा, ये कह रहा है रैंडम वेरिएबल ये बताता है कितने हेड आ रहे हैं. ठीक है, अब यहां पे आउटकम क्या हो सकते हैं? 2 कॉइन को उछाला गया या एक कॉइन को 2 बार, एक ही बात है. हेड हेड, हेड टेल, हेड हेड में कितने हेड आ रहे हैं बेटा? 2. हेड टेल में कितने आ रहे हैं? 1. टेल हेड में कितने आ रहे हैं? 1. और टेल टेल में आ रहे हैं 0.
ठीक है, 2 1 1 0। यानी कि ऐसा हो सकता है बेटा, ऐसा हो सकता है कि आपके दो सैंपल स्पेस के पॉइंट किसी एक वैल्यू पे मैप हो जाएं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि सैंपल स्पेस के दो पॉइंट किसी एक आउटकम पे मैप हो जाएं। ठीक है, तो ये मैनी टू वन मैपिंग हो सकती है। समझे? फंक्शन है ना, फंक्शन में मैनी टू वन अलाउड होता है, वन टू मैनी अलाउड नहीं होता। वन टू मैनी नहीं हो सकता ना, यानी एक आउटकम के लिए आपके दो वैल्यू नहीं आ सकते रैंडम वेरिएबल के। एक आउटकम के लिए रैंडम वेरिएबल के दो वैल्यू नहीं आ सकते, बट दो आउटकम के लिए सेम वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल आ सकता है। हाँ बेटा, अटेंड कर सकते हो ये लेक्चर। इसका पिछले लेक्चर से कुछ खास रिलेशन नहीं होगा, बट मैं कहूंगा कि आज कल में आप कंप्लीट कर लेना पिछले वाले लेक्चर्स भी, क्योंकि आगे आगे ना प्रोबेबिलिटी से कनेक्ट होते जाएगा। ठीक है, आज वाले लेक्चर का रिलेशन नहीं है सच। एक डाइस को रोल किया जब तक 3 ना आ जाए पहली बार, तो अगर नंबर ऑफ डाइस रोल्ड रैंडम वेरिएबल है तो मैपिंग परफॉर्म कीजिए। कितनी बार डाइस को रोल करना पड़ेगा 3 लाने के लिए, तो मैपिंग परफॉर्म कीजिए। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूं कि किस टाइप की मैपिंग होगी। टेबल से शो कर दें। देखिएगा, मैं कह रहा हूं तब तक डाई को लुढ़काते रहना है जब तक पहली बार 3 ना आ जाए। अगर एक ही बार में 3 आ गया तो प्रोबेबिलिटी 1/6। 2 बार लुढ़काना पड़ा यानी नॉट 3, फिर अगले में 3। 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, अगले में 3 आने की 1/6। ठीक है, रोल ऑफ डाइस इज इंडिपेंडेंट, तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो रही है। समझे? 2 बार तो तभी लुढ़काना पड़ेगा ना जब पहली बार में 3 नहीं आया। उसने बोला तब तक डाइस को रोल करते रहिए जब तक 3 ना आ जाए, तो आपने 2 बार क्यों रोल किया होगा? क्योंकि पहली बार में 3 नहीं आया होगा। अगर पहली बार में 3 आता तो मैं दूसरी बार रोल ही नहीं करता डाइस को। तो अगर 2 बार रोल कर रहा हूं यानी पहली बार में 3 नहीं आ रहा और दूसरी बार में मुझको 3 मिल रहा है। इस लॉजिक से पहली बार की प्रोबेबिलिटी 5/6 और दूसरी बार की 1/6। फिर तीसरी बार n 3 बार रोल करना पड़ा, तो 2 बार 3 नहीं आया होगा, कुछ और आया होगा। 4 बार n 3। 4 बार 3 नहीं आया, सॉरी 3 बार 3 नहीं आया, चौथी बार में आया। 5 बार। समझ में आ रहा है ये? बोलो भाई, बताइए, क्लियर हो रहा है? ऐसे चलती जाएगी सीरीज, ऐसे सीरीज चलती जाएगी। कहां तक? इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, चलिए अब ये करिए। 3 कॉइन को टॉस किया, रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ हेड प्लस 1 का स्क्वायर, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ जाए। एक बार मैपिंग बनाओ, फिर मैं आपको प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाता हूं। मैंने आपको यह भी बता दिया एक्सपेरिमेंट क्या है और रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइंड है, मैंने दोनों चीज बता दी है। एक बार मैपिंग बनाइए फिर मजा आएगा। मैपिंग बनाओ फटाफट। आउटकम के अगेंस्ट आप रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लिखिए और प्रोबेबिलिटी लिखिए। हर आउटकम के अगेंस्ट रैंडम वेरिएबल की वैल्यू और प्रोबेबिलिटी। 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आउटकम, वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी।
चलो चलो चलो। ठीक है, अब आउटकम क्या क्या हो सकते हैं? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, ठीक है, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। अब यहां पे रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ हेड कितने हैं इसमें? 3 है। 3 + 1 का स्क्वायर 16, 2 हैं, 2 + 1 का स्क्वायर 9, 2 + 1 का स्क्वायर 9, 1 + 1 का स्क्वायर 4, 9, 4, 4 और यहां पे 1। प्रोबेबिलिटी हर एक की है 1/8। अब ये कह रहा है कि x > 5 आ जाए। अब x की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं? 9 ही हो सकती है या 16। 5 से बड़े 2 ही नंबर नजर आ रहे हैं ना इस टेबल में। 5 से बड़े 2 ही नंबर है, 9 और 16। 9 में 3 केसेस बन रहे हैं और 16 में 1 केस बन रहा है, तो हाफ। आंसर इज हाफ। ठीक है, 9 में 3 केस बन रहे हैं, 16 का 1 ही केस बन रहा है, तो आंसर इज हाफ। क्लियर हुआ रैंडम वेरिएबल क्या होता है? चमक गया अच्छे से? चलो फिर अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब बेटा ये जो है ना, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जहां रैंडम वेरिएबल की हर वैल्यू के साथ आपने प्रोबेबिलिटी लिख दी। जैसे आप यहां पे लिख सकते थे कि सर प्रोबेबिलिटी x = 1, 1 का एक ही केस है। प्रोबेबिलिटी x = 4, 4 के 3 केस हैं। x = 9, इसके 3 केस हैं। x = 16, इसके 4 केस हैं, सॉरी 1 केस है। तो ये जो रैंडम वेरिएबल की हर वैल्यू के अगेंस्ट आप प्रोबेबिलिटी मेंशन करते हो ना, इस मैपिंग को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और ये किसके लिए डिफाइंड होती है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, जहां रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग वैल्यू आ सकती है। इट कैन हैव डिफरेंट डिस्क्रीट वैल्यूज। तो PMF इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन और द फ्रीक्वेंसी फंक्शन, जो डिस्ट्रीब्यूशन बताता है ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। किसका? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल माने जो रैंडम वेरिएबल अलग अलग डिस्क्रीट वैल्यूज ले सकता है। तो x अगर एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये बताता है, बेटा 9 के 3 केस बने ना, तो 9 आने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/8। ठीक है, हां जी। तो x मान लीजिए एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो x का PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये बताता है कि रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू अ सर्टेन वैल्यू। ये स्मॉल x जो है x के रेंज में बिलोंग करता है, जैसे x = 1, x = 4, x = 9, x = 16। तो ये स्मॉल x जो है 1, 4, 9, 16 है। कैपिटल X आपका वेरिएबल है, तो यहां पे कैपिटल X क्या है? वेरिएबल है, और स्मॉल x क्या है? वैल्यू है। तो PMF बताता है प्रोबेबिलिटी कि रैंडम वेरिएबल
किसी वैल्यू के बराबर हो, और ये वैल्यू किस में लाई करती हैं, किस रीजन में लाई करती हैं, एक्स के रेंज में। जैसे यहां एक्स के रेंज में 4 वैल्यू लाई करती हैं, रैंडम वेरिएबल 4 वैल्यू ले सकता है, 1, 4, 9 और 16। तो ये जो वेरिएबल की वैल्यू है ये किसका होगा, फंक्शन का रेंज। आपको याद है ना, फंक्शन के इनपुट को कहते हैं डोमेन, उसके आउटपुट को कहते हैं रेंज। तो ये रैंडम वेरिएबल का आउटपुट है, इसकी रेंज में 4 वैल्यू आ रही हैं, 1, 4, 9, 16। तो ये वैल्यू के बराबर होगा और ये वैल्यू इसकी रेंज में लाई करेगी। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है तो प्रोबेबिलिटी, यानी ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, और सारी प्रोबेबिलिटी ऐड कर लो। अगर सारे आउटकम सारी प्रोबेबिलिटी ऐड कर लो तो इट मस्ट बी 1, इट मस्ट बी 1। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी मस्ट ऑलवेज बी 1। बात चमकी? अरे भाई, जब आपने पूरा सैंपल स्पेस ले ही लिया तो सैंपल स्पेस की सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दोगे तो 1 ही तो मिलेगा। या ये कह दो रैंडम वेरिएबल 4 वैल्यू ले सकता है, चारों वैल्यू की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दूं तो 1 ही तो मिलना चाहिए, क्योंकि रैंडम वेरिएबल कोई ना कोई वैल्यू तो लेगा। प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब क्या होता है, 100% ट्रू, श्योर हूं मैं। तो मैं कह रहा हूं रैंडम वेरिएबल कोई ना कोई वैल्यू लेगा, इस बात के लिए मैं श्योर हूं। तो अगर सभी की प्रोबेबिलिटी ऐड करूं तो 1 आएगा। बोलो क्लियर है? ये बात चमक रही है? पीएमएफ का फील आया? पीएमएफ क्या है? पीएमएफ कुछ भी नहीं है, रैंडम वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी को ही पीएमएफ कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। यानी आप ये कह सकते हो 9 का जो पीएमएफ है वो 3/8 है, 4 का मास है 3/8, 1 का मास है 1/8, 16 का मास है 1/8, यानी वेटेज, एक तरह से इसकी वेटेज। ठीक है? तो रेंज जो होती है वो काउंटेबल सेट है। जैसे यहां पे रेंज में 4 ही एलिमेंट है, 1, 4, 9, 16। तो रेंज इज अ काउंटेबल सेट, और रेंज में आपके डिस्क्रीट एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है? डिस्क्रीट वैल्यूज इन रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल x, डिस्क्रीट वैल्यूज आती हैं। ठीक है? डिस्क्रीट वैल्यूज इन द रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल x। तो प्रोबेबिलिटी दैट वेरिएबल इज इक्वल टू अ सर्टेन वैल्यू, उसे फंक्शन ऑफ x कह सकते हो। ये क्या प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी है, सेटिस्फाई करेगा, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, सम आपका 1 आना चाहिए। ठीक है? सम आपका 1 आना चाहिए, और रैंडम वेरिएबल किसी एक सेट को बिलोंग करे, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि वैल्यू सेट को बिलोंग करे fx। अब आपको लग रहा होगा लास्ट प्रॉपर्टी में मैंने क्या बोला। मैं कहता हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। रैंडम वेरिएबल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो आपने 9 और 16 वाली प्रोबेबिलिटी ऐड कर दी ना मेरे भाई। मैं भी तो यही कह रहा हूं, x एक सर्टेन सेट को बिलोंग करे, उसके लिए उस सेट की सभी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो। जब आपने बोला 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यू थी, 9 और 16, आपने उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड किया। तो मैं यही कह रहा हूं, x एक सर्टेन रीजन में लाई करे या सर्टेन सेट में लाई करे, तो उस सेट के एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दीजिए, उस सेट के एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो। अब क्वेश्चन देखिए, x भी या रैंडम वेरिएबल, उसका पीएमएफ दे रखा है, के निकालना है। अब पीएमएफ की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है बेटा कि समेशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। समेशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है? 5 के, 8 के, 15 के, 16 के, नहीं नहीं नहीं, 5 के, 8 के, 9 के, 3, 2, 5, 3, 8 और 1, 9।
ये बना, तो k कितना आ गया बेटा 0.1। नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो k आ गया 0.1। ठीक है, सेकेंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 6, तो यानी कि 0 से लेके 6 तक सब कुछ ऐड कर लो। ठीक है, 0 से लेके 6 तक सारी प्रोबेबिलिटी आप ऐड कर लो। 0 से 6 तक सम कितना आ रहा है, 1 2 3 2 5 3 8 0.03 0.83। ठीक है, और दूसरा पार्ट इसका 2 से 6। अब ये देखो 2 पे इक्वल टू नहीं है, 2 पे इक्वल टू नहीं है, तो 3 4 5 6 5k प्लस 3k स्क्वायर 0.53 5k प्लस 3k स्क्वायर इज 0.53। चमक गया भाई, किस तरह से रैंडम वेरिएबल को डील करना है। ऑनेस्टली सेइंग बेटा आप इस टॉपिक को प्रोबेबिलिटी से भी ज्यादा एंजॉय करोगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कायदे से कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी का मिक्सचर है। अब अगले टर्म पे आते हैं CDF। CDF का मतलब होता है जब आप प्रोबेबिलिटी अप टू अ सर्टेन वैल्यू ऐड करते जाते हो। जैसे आपने ये बोला ना प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 6 तक की प्रोबेबिलिटी बताओ, इसी को CDF कहते हैं, क्यूमुलेटिव। जैसे मैं बोलूं 0 तक का CDF है 0, 1 से छोटा होने का k प्लस 0, 2 से छोटा होने का 2k प्लस k प्लस 0, 3 से छोटा होने का लेस देन इक्वल टू 3 2k प्लस 2k प्लस k प्लस 0। यानी जब आप प्रोबेबिलिटी को क्यूमुलेटिवली ऐड करते जाएंगे तो कहलाएगा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल विल टेक अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x। ये इक्वल टू x की नहीं बताता, ये लेस देन इक्वल टू x बताता है। यानी लेस देन इक्वल टू 1 यानी 1 और 0 का सम, लेस देन इक्वल टू 2 1 और 0 का सम, लेस देन इक्वल टू 3 2 1 0 का सम, लेस देन इक्वल टू 4 3 2 1 0 का सम। तो जब लेस देन इक्वल टू x की प्रोबेबिलिटी बता रहा है तो पीछे की सभी प्रोबेबिलिटी आप ऐड करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल इज लेस देन इक्वल टू अ सर्टेन वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं कहूं मुझे रेंज चाहिए a से b, अगर मैं कहूं मुझे रेंज चाहिए a से b, तो आप क्या करें, b तक का CDF माइनस a तक का CDF। ठीक है, b तक का CDF माइनस a तक का CDF। यानी जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था 2 से 6 तक की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, मैंने बोला था ना 2 से 6 तक की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप क्या करते, 2 तक की प्रोबेबिलिटी लेते यानी 2 1 0, और 6 तक की लेते यानी 0 1 2 3 4 5 6। आप 2 तक की लेते तो क्या लेते 0 1 2, 6 तक लेते तो क्या लेते 0 से 6, सबट्रैक्ट करते तो क्या बचता 3 4 5 6, वही लिखा था मैंने। आप ये देखो ना 2 तक का CDF होता 0 प्लस 1 प्लस 2, और 6 तक का 0 1 2 3 4 5 6, दोनों को सबट्रैक्ट करते तो 0 1 2 कट जाता, 3 4 5 6 बचता। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, अगर रैंडम वेरिएबल एक रेंज में लाई कर रहा है तो अपर लिमिट तक का CDF माइनस लोअर लिमिट तक का CDF आप ले लीजिए, उससे आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट योर वेरिएबल लाइज इन अ सर्टेन रेंज। तो CDF आपको हमेशा क्या बताता है, दैट योर रैंडम वेरिएबल शुड बी लेस देन अ सर्टेन वैल्यू। रैंडम वेरिएबल शुड बी लेस देन अ सर्टेन वैल्यू, ये चीज आपको CDF इंफॉर्म करता है। बोलो बात क्लियर हुई यहां तक? बोलो मेरे भाई, यहां तक सबको बात क्लियर हुई अच्छे से? अगर आपका कॉन्टिन्यूअस होता रैंडम वेरिएबल तो जैसे CDF आप ऐड करके बना रहे हो डिस्क्रीट में, कॉन्टिन्यूअस में आप इंटीग्रेशन से बनाते, कॉन्टिन्यूअस में आप इंटीग्रेशन से बनाते। तो जब मैं कहता लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, तो आप स्मॉल x तक बेटा इंटीग्रेट करते,
तब आप स्मॉल x तक इंटीग्रेट करते, तब आपको CDF मिलता माइनस इंफिनिटी से स्मॉल x तक। तो यहां पे आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और कॉन्टिन्यू डिस्क्रीट में आपको समेशन करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा। और अगर आपको यह पता लगाना है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी प्रोबेबिलिटी है कॉन्टिन्यूअस के केस में, तो b तक की प्रोबेबिलिटी और b से जस्ट पहले की प्रोबेबिलिटी, आप ये कर लो ना, b तक की प्रोबेबिलिटी माइनस b से जस्ट पहले की प्रोबेबिलिटी, आपको क्या मालूम चल जाएगा कि b पे कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, b पे कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी। समझ रहे हो? b वाले पॉइंट पे जानना है, तो मैं कह रहा हूं b तक का इंटीग्रेशन माइनस b से जस्ट पहले तक का इंटीग्रेशन, पता लग जाएगा b पे कितना वैल्यू आता है, b पे कितना वैल्यू आता है। समझे? मैं कह दूं अगर b तक का एरिया माइनस b से जस्ट पहले तक का एरिया, मुझे बता देगा b पे कितना वैल्यू लाई करता है। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा। CDF हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी 0 से 1 को वॉयलेट नहीं करती। इंफिनिटी तक का CDF लोगे, यानी आप कह रहे हो इंफिनिटी तक का CDF माने कि रैंडम वेरिएबल इंफिनिटी से कम है। अब ये बात तो श्योर ही है ना भाई, इंफिनिटी के ऊपर कौन जा पाया है। जब आप कह रहे हो CDF की वैल्यू इनफाइनाइट पे बताओ, इसका मतलब रैंडम वेरिएबल इंफिनिटी से छोटा है। अरे ये तो पक्की बात है भाई, हमेशा ही इंफिनिटी से छोटा होता है, तो इसका वैल्यू आया 1। अब अगर आप माइनस इंफिनिटी पे देखते हो, आप कह रहे हो माइनस इंफिनिटी से छोटा हो, क्या कोई माइनस इंफिनिटी से छोटा हो पाया है कभी? कभी भी नहीं। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 0। और CDF क्योंकि आप ऐड करते जा रहे हो, तो ये लगातार नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब इंक्रीजिंग होना जरूरी नहीं है, इंक्रीजिंग फ्लैट ऐसे हो सकता है, बट घट नहीं सकता, क्योंकि CDF घटाने के लिए प्रोबेबिलिटी ऐड करते समय नेगेटिव होनी चाहिए, तभी तो सम गिरेगा। आप कह रहे हो CDF का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जाने में डिक्रीजिंग कैसे हो सकता है? जब आप नेगेटिव वैल्यू ऐड करें, बट प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। तो यानी जब आप पॉजिटिव वैल्यू ही ऐड कर रहे हो, तो कभी भी फंक्शन डिक्रीज नहीं कर सकता, इट विल ऑलवेज इंक्रीज। और ये हमेशा राइट कंटिन्यूअस होता है, यानी किसी पॉइंट का CDF और उसके जस्ट बाद की वैल्यू बराबर आती है। जस्ट पहले वाली वैल्यू अलग हो सकती है, यानी a माइनस पे वैल्यू अलग हो सकती है, लेकिन a और a प्लस पे वैल्यू हमेशा सेम होती है। अब ये तो जानते ही हो ना, a माइनस a प्लस, ये तो लिमिट में आपने देखा हुआ है। तो a माइनस पे वैल्यू a से डिफरेंट हो सकती है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि फंक्शन वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट अलग हो सकती है, डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है, लेकिन राइट हैंड लिमिट हमेशा सेम आएगी। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे आप कहेंगे FA इज FA प्लस, लेकिन A माइनस वाली वैल्यू अलग है। समझे? A माइनस वाली वैल्यू अलग है, A माइनस पे देखो अलग वैल्यू आ रही है, A प्लस पे अलग, तो फंक्शन वैल्यू राइट हैंड वाली वैल्यू के बराबर ली जाती है। अब जैसे डिस्क्रीट में देखो, CDF तो कंटीन्यूअस डिस्क्रीट दोनों में डिफाइन हुआ, CDF आपका कंटीन्यूअस डिस्क्रीट दोनों में डिफाइंड हुआ, लेकिन डिस्क्रीट में आपने उससे पहले डिफाइन किया था PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो भाई उसी जैसा टर्म जब कंटीन्यूअस में डिस्क्राइब करते हैं, तो उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, जब आप EMFT पढ़ते हो, या आप जो बच्चे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं भी होते, वो भी क्लास 12th में तो इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ते हैं। ठीक है, जब चार्जेस आपके डिस्क्रीट होते हैं तो कैसे लिखते हो? Q1, Q2, Q3, Q4। लेकिन जब चार्ज कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, तब बात करते हो चार्ज डेंसिटी की, लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इन सब की बात करते हो, इन सब की बात करते हो। ठीक है, ऐसे ही बेटा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में
रैंडम वेरिएबल किसी वैल्यू के बराबर आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, दैट इज सेड टू बी पीएमएफ। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में ऐसी बात नहीं करते, यहां बात करते हैं डेंसिटी की और उसको बोलते हैं पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। वो एग्जाम्पल में 6 से कम पे अलग आएगी और 6 पे अलग, सही बात है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग होता है। लेकिन बेटा लिमिट की बात नमन कब करते हैं? कॉन्टिन्यूअस में, डिस्क्रीट में नहीं। तो आप डिस्क्रीट वाले एग्जाम्पल से इसका एग्जाम्पल नहीं ले सकते, आपको कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल लेना है। तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में रैंडम वेरिएबल किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। जैसे ये है ना, ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। अब जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि x की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है 1 से 2 में सभी जगह। x की ये पक्की बात है कि 1 से 2 में लाई कर रहा है, 1 से 2 में कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो बताओ 1.11525678 की क्या प्रोबेबिलिटी है? सर 0 होगी, क्योंकि 1 से 2 में इनफाइनाइट वैल्यू लाई कर रही है, तो किसी एक वैल्यू पे लाई करने की प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। इसीलिए कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम पीएमएफ की बात नहीं करते, हम कभी भी ये नहीं कहते कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 5 है या 6 है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, कभी भी ऐसी बात नहीं करते। यहां बात करते हैं इंटरवल की, यहां बात करते हैं इंटरवल की। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाई करने की प्रोबेबिलिटी कॉन्टिन्यूअस में हमेशा 0 होती है, लेकिन किसी इंटरवल में लाई करने की प्रोबेबिलिटी नॉन 0 होती है। इसके लिए पीडीएफ इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो एफएक्स होता है ये पीडीएफ होता है। तो अगर आप कह रहे हो प्रोबेबिलिटी ए से बी तक की चाहिए, तो ए से बी तक इंटीग्रेशन करो। अगर इक्वल टू भी लगा दोगे तो भी ए से बी तक ही इंटीग्रेट करना है, तो भी ए से बी तक इंटीग्रेट करना है। अगर आप ये सोचो ना, मैं आपसे कहूं एरिया बता दो ओपन ब्रैकेट ए से बी, तो भी आप इंटीग्रेशन ए से बी करोगे। मैं कह दूं एरिया बता दो क्लोज्ड इंटरवल ए से बी, तो भी आप इंटीग्रेशन ए से बी करोगे। तो इसको कैलकुलस से रिलेट करो, ओपन इंटरवल हो या क्लोज्ड इंटरवल, इंटीग्रेशन तो ए से बी ही होगा, इंटीग्रेशन ए से बी ही होगा। तो पीडीएफ किसके लिए डिफाइंड है बेटा? कॉन्टिन्यूअस के लिए। कॉन्टिन्यूअस में किसी वैल्यू के बराबर आने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, वहां इंटरवल की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। और कैसे देखते हैं? इंटीग्रेशन से। और ओपन और क्लोज्ड इंटरवल दोनों में प्रोबेबिलिटी सेम आती है। तो पीडीएफ कैसे दिखाया जाता है? कर्व से दिखाया जाता है, कर्व वर्सेस द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। एक्स एक्सिस पे क्या आता है? वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब ये मत कह देना बेटा, ये मत कह देना कि सर इस पॉइंट पे लाई करने की प्रोबेबिलिटी तो मैंने पता कर ली ऐसे। चलो आप ऐसे सोचो बेटा, ऐसे सोचो जैसे मेरा मोबाइल है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस मास है, जो भी इसका मास है वो पूरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं भाई, इसमें एक पॉइंट पे आप मुझे बता दीजिए कितना मास कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या एक पॉइंट का मास बता सकते हो? नहीं बता सकते। एक पॉइंट का मास 0 ही आएगा। लेकिन अगर आप ये देखिए, मैं ये 3-4 ऑब्जेक्ट डिस्क्रीट ले लूं, 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट मैंने डिस्क्रीट ले लिए, हर एक का मास बताया जा सकता है। तो डिस्क्रीट में प्रोबेबिलिटी मास डिफाइंड है। कॉन्टिन्यूअस में जहां पूरे में फैला हुआ है रैंडम वेरिएबल, किसी एक पॉइंट पे मास नहीं बताया जा सकता। हां, अगर मैं ये कहूं मोबाइल के इतने हिस्से में बताइए कितना मास है, आप बता सकते हैं। इतने हिस्से में कितना मास है, इस रीजन में कितना मास है, वो आप बता सकते हैं। मैं कहूं किसी एक पॉइंट पे बता दो, उसमें मास नहीं बता पाओगे। सेम चीज है बेटा पीडीएफ और पीएमएफ। डिस्क्रीट में प्रोबेबिलिटी मास डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूअस में नहीं डिफाइंड है। तो जब भी आपको रेंज में निकालना है तो आप एरिया निकालते हैं। हर पॉइंट पे वैल्यू सेम क्यों होगी? देखो वैल्यू अलग अलग हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ना बेटा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है आपका, बिल्कुल हो सकता है। जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, चलो जैसे रिमोट का एग्जाम्पल ले लो। इस रिमोट का मास ना हर जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसमें देखो जहां पे बैटरी लगी होगी वहां पे मास ज्यादा होगा, जहां बैटरी नहीं है वहां पे मास कम होगा।
फिर ये देखो, इसमें जहां जहां की आ रही है वहां पे मास बढ़ जाएगा क्योंकि की आपकी ऐड हो गई है। तो इस वजह से हर पॉइंट पे मास बराबर नहीं है, बट हमें यह पता है हर पॉइंट पे फैला हुआ है, हर पॉइंट पे मास फैला है, लेकिन यूनिफॉर्मली फैला है ऐसा हम नहीं कह सकते। तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी फैली हुई है लेकिन क्या यूनिफॉर्म है? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते, ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, ऐसे सोच लो जैसे बरसात है, बरसात तो कॉन्टिन्यूअस है, एक रीजन के अंदर हो रही है, क्या हर पॉइंट पे बराबर पानी भरेगा? नहीं, हर पॉइंट पे अलग अलग वॉल्यूम ऑफ वाटर आ सकता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सीडीएफ पीडीएफ का इंटीग्रेशन होता है, तो पीडीएफ सीडीएफ का डेरिवेटिव है, पीडीएफ आपका सीडीएफ का डेरिवेटिव है। इस पे कोई अपर बाउंड नहीं है क्योंकि ये एक्चुअल प्रोबेबिलिटी को नहीं दर्शाता, ये कहीं तक भी जा सकता है, इंफिनिटी तक भी जा सकता है पीडीएफ, क्योंकि आप ये देखो पीडीएफ का एरिया प्रोबेबिलिटी देता है, तो एरिया फाइनाइट होना चाहिए, हाइट फाइनाइट होना जरूरी नहीं है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर ऐसा कैसे, एरिया तो फाइनाइट कैसे आएगा अगर हाइट इनफाइनाइट हो गई? अरे घोंचुओ, इंपल्स को मत भूलो, इंपल्स एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हाइट इनफाइनाइट होती है बट एरिया फिर भी फाइनाइट होता है, तो ये डेरिवेटिव ही है प्रोबेबिलिटी का, तो डेरिवेटिव की हाइट इनफाइनाइट जा सकती है और इसका टोटल एरिया माने टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगा। ठीक है, डेंसिटी हमेशा एरिया की होगी? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं सोच सकते, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अलग चीज है, मैं तो तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल से समझा रहा हूं। तो देखो वैलिड सीडीएफ वो है जो 0 से 1 में लाई करे, इंफिनिटी पे 1 माइनस इंफिनिटी पे 0, नॉन डिक्रीजिंग है। वैलिड पीडीएफ टोटल एरिया 0 और हर पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव, और इस पे कोई अपर बाउंड नहीं होता, कोई अपर बाउंड नहीं होता। तो अगर कभी चेक करने के लिए क्वेश्चन आ जाए ना, चेक करो जो गिवन फंक्शन है वो वैलिड पीडीएफ या वैलिड सीडीएफ है या नहीं, तो आप चेक कर सकते हो चमका कि नहीं चमका। अब ये देखो, अगर ए से बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो सीडीएफ का डिफरेंस ले लो या तो पीडीएफ का इंटीग्रेशन ले लो। ए से आगे और बी से पहले, तो ए से आगे बी से पहले तो बी माइनस ए माइनस, यहां पे ए पे ओपन इंटरवल था, बी पे क्लोज, तो बी प्लस, ए पे ओपन बी पे ओपन तो बी माइनस ए प्लस, ए से आगे जाना है, और यहां पे ए पे क्लोज बी पे ओपन तो ए माइनस और बी पे प्लस, ए माइनस और बी पे प्लस। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये तब होगा जब बीच में आपका कोई इंपल्स टाइप का फंक्शन आ जाए। एक बार सीडीएफ को रियल लाइफ से एक्सप्लेन कर दीजिए, रियल लाइफ से ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो मास बताता हूं सृजन भाई। जैसे फोन है, ये मान लो x इक्वल टू 0 है, मैं कहता हूं यहां तक का मास बताओ, ठीक है, तो इसके नीचे नीचे का, फिर यहां तक का बताओ, फिर यहां तक का बताओ, तो मास बढ़ता जा रहा है ना, पहले इतने हिस्से का लिया, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, तो इस तरह से मास आपका लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सीडीएफ है जिसे सिग्नल सिस्टम में रनिंग इंटीग्रल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बट इस वाले पॉइंट का कोई खास आपको फर्क पड़ेगा नहीं सवालों में, फिर भी ध्यान रखने के लिए ध्यान रख सकते हो। अपर बाउंड पे अगर क्लोज्ड है तो P प्लस लेना, B से जस्ट आगे, और लोअर बाउंड पे अगर ओपन है तो A प्लस, लोअर बाउंड पे ओपन तो प्लस, अपर बाउंड पे क्लोज तो प्लस। ठीक है, क्योंकि देखो इसका ये फंडा होता है ना, राइट कॉन्टिन्यूअस होता है, CDF इज ऑलवेज राइट कॉन्टिन्यूअस, आप समझिएगा, ऑलवेज राइट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर आप ये लिखते हो B तक जाना है तो B और B प्लस सेम ही है, B तक जाना है ना, इक्वल टू B है, और A के आगे से चालू होना है इसीलिए A प्लस। अब यहां देखो A के आगे से चालू होना है, B के पहले खत्म करना है, लेस देन B है ना, B तक नहीं जाना, B तक नहीं जाना, तो B तक नहीं जाना तो B माइनस, और A के आगे से जाना है तो A प्लस। ठीक है, यहां पे A या A के आगे आप जा सकते हो, तो A माइनस आप चुनिएगा, A माइनस यानी A के जस्ट पहले से शुरू करो क्योंकि A को इंक्लूड करना है, A को इंक्लूड करना है इसीलिए A माइनस, और B के जस्ट पहले तक जाना है B माइनस। यहां A और B दोनों है, A को इंक्लूड करने के लिए A माइनस, और B तक जाना है तो B और B प्लस सेम होता है, B और B प्लस सेम होता है। अभी विनीत भाई तुम आगे क्यों भागते हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की तो मैंने बात ही नहीं की,
ठीक है। प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट आप कैसे निकालोगे? सीडीएफ से अगर निकालना है तो आप ए प्लस तक का लीजिए और ए माइनस तक का लीजिए, और कंटिन्यूअस में किसी एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो आती है अनलेस कहीं ना कहीं जंप डिसकंटिन्यूटी आ जाए, यानी पीडीएफ के ग्राफ में अगर सडन जंप आएगा तब किसी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होगी। अगर पीडीएफ का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है तो कभी भी किसी भी पॉइंट पे आने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। अगर सडन जंप आ रहा है तब आपका प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो आता है किसी एक पॉइंट का। फिर से समझो, पीडीएफ का जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो उसमें अगर जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी है, सडन जंप आ रहा है, तब किसी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो आएगी, वरना कंटिन्यूअस में किसी भी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो आती है। ठीक है। अब अगर पीडीएफ में देखें तो पीडीएफ में इंटीग्रेशन से आएगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे? ए माइनस से ए तक। अगर कोई इंपल्स आई तो एरिया नॉन जीरो आएगा, अगर कोई इंपल्स नहीं है तो एरिया विल बी जीरो। सिग्नल से मैंने इसको रिलेट कर दिया, इंपल्स आती है तो जीरो ड्यूरेशन का भी एरिया नॉन जीरो आता है। इंपल्स आने से एरिया बन सकता है, बिना इंपल्स के एरिया हमेशा जीरो रहेगा। आपको पता है ना, इंपल्स में जीरो ड्यूरेशन का भी एरिया नॉन जीरो आता है, तो यही तो जीरो ड्यूरेशन ही तो है ये। अगर इंपल्स आ गई तो ही एरिया नॉन जीरो आएगा, बिना इंपल्स के एरिया विल ऑलवेज बी जीरो। एरिया विल ऑलवेज बी जीरो। तो अब मुझे बताओ यार, ये पीडीएफ सीडीएफ तक अगर चीजें क्लियर है, फिर मैं आपको अगली टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं, एक्सपेक्टेशन। बोलो जल्दी से। जल्दी से बताओ, पीडीएफ सीडीएफ समझ में आया? बोलो मेरे भाई। चलिए, अब एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है बेटा? एरिथमेटिक मीन होता है, एवरेज होता है किसी रैंडम वेरिएबल का। तो ये बेटा कहां से शुरुआत हुई? ये जुए से शुरुआत हुई। हिंदी में जुआ कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं गेम ऑफ चांस, जो गेम लक पे डिपेंड करते हैं। मान लीजिए भाई कोई एकदम बढ़िया गैम्बलर है, वो गैम्बल करता है, वो सट्टा लगाता है, तो वो ये जानना चाहता है ऑन एन एवरेज वो कितने पैसे बना सकता है, यानी वो अपनी एवरेज अर्निंग कैलकुलेट करना चाहता है। अब सट्टे में तो चांस है ना, जीतेगा या हारेगा, दोनों चीज की प्रोबेबिलिटी है, बट फिर भी वो कहता है अच्छा चलो चांस ले भी लिया, आप मुझे बताइए ऑन एन एवरेज मैं कितना पैसा कमा लूंगा। तो वहां पे एवरेज की बात आनी शुरू हुई, वहां पे बात आनी शुरू हुई एक्सपेक्टेशन की, एक्सपेक्टेशन की बात आनी शुरू हुई। तो इसे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में हमने रिटेन कर लिया इनडेफिनेट नंबर ऑफ ट्रायल के लिए, इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। यानी नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स नहीं है, यानी हम ये नहीं कह रहे कि जो भी बंदा गेम खेल रहा है वो कितनी बार खेलेगा, वो इन्फिनिटी टाइम्स खेलता है तो वो एवरेज कितना पैसा जीत लेगा या हार जाएगा, उस वैल्यू को हमने बोला एक्सपेक्टेड वैल्यू। सिग्निफिकेंस क्या होता है सीडीएफ पीडीएफ का कि मास या डेंसिटी हमें निकालने में? देखो अलीशा, जो मैंने मास और डेंसिटी बताया वो तो एग्जांपल बताया, यहां तो प्रोबेबिलिटी की बात है, मास या डेंसिटी की बात थोड़ी ना है। तो जैसे डिस्क्रीट में आपने पीएमएफ आइडेंटिफाई किया, यानी रैंडम वेरिएबल का एक पर्टिकुलर वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी, कंटिन्यूअस में किसी एक पॉइंट पे आने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, तो वहां प्रोबेबिलिटी वैल्यू के साथ कैसे वेरी करती है, उस वेरिएशन को पीडीएफ कहते हैं, उस वेरिएशन को पीडीएफ कहा जाता है। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी हाउ डज इट वेरी ओवर द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का वेरिएशन स्टडी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। और सीडीएफ क्या है? सीडीएफ उसका रनिंग इंटीग्रेशन है और कुछ भी नहीं है। तो देखो डिस्क्रीट के केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं? रैंडम वेरिएबल इनटू पीएमएफ ये करके ऐड कर लेना।
आपको ये पता है पीएमएफ का सम तो 1 आता है, बट रैंडम वेरिएबल में पीएमएफ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपका क्या आता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, रैंडम वेरिएबल इनटू पीडीएफ इंटीग्रेशन। तो जैसे डिस्क्रीट में पीएमएफ लिया और सम लिया, कॉन्टिन्यूअस में पीएमएफ के बदले पीडीएफ आएगा और सम के बदले इंटीग्रेशन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जिसपे गेट में सवाल बनता है। इनफाइनाइट वैल्यू का एवरेज वैल्यू, यार कैसे गजब गजब तुम पॉइंट लाते हो विनीत भाई, क्या मतलब हुआ इनफाइनाइट वैल्यू का एवरेज वैल्यू? हम ये कह रहे हैं अगर कोई बंदा सट्टा खेल रहा है इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम तक, तो ऑन एन एवरेज कितना पैसा बनाएगा। पैसे का एवरेज है, टाइम का एवरेज नहीं है। टाइम इनफाइनाइट है, उसमें उसका एवरेज अर्निंग या लॉस कितना हो रहा है वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। ठीक है, ऐसे बेटा वेरिएंस क्या होती है, वेरिएंस होती है एक्सपेक्टेड स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। रैंडम वेरिएबल एवरेज या मीन से कितना डेविएट कर रहा है उसके स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन। देखो म्यू क्या है, म्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू है, इसी को मीन कहते हैं। तो रैंडम वेरिएबल मीन से कितना दूर गया उसके स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन है। ये आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, इसको कहते हैं सिग्मा स्क्वायर। कैसे डिराइव हुआ आगे बता दूंगा, बट अभी के लिए याद रखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा सर, ये कैसे निकलेगा? डिस्क्रीट में ऐसे, कॉन्टिन्यूअस में ऐसे। तो अगर एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन चाहिए तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ऐड या इंटीग्रेट करो माइनस एवरेज का स्क्वायर। तो आप यहां पे ये भी कह सकते हो एक्सपेक्टेशन है ना एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, तो एक्स माइनस म्यू स्क्वायर इंटू पी एक्स या एक्स माइनस म्यू स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स। तो अगर किसी भी फंक्शन का एक्सपेक्टेशन चाहिए जैसे x माइनस म्यू का स्क्वायर, तो इसे प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई करके ऐड या इंटीग्रेट कर दीजिए। एक्सपेक्टेशन निकालने का सिंपल सा तरीका है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, अब देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर कैसे निकाला। ये परफेक्ट स्क्वायर मैंने खोला, इन तीनों को अलग अलग कर लिया, एक्स स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स। अब ये म्यू तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, देखो इसको मैंने लिख लिया। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को ही तो म्यू कहते हैं, तो ये बन गया माइनस 2 म्यू स्क्वायर। कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन एज इट इज, ये हुआ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर इज म्यू स्क्वायर। तो ये हमारा जो फॉर्मूला आया ना ऐसे आया, ये मैंने लिख दिया था ना डायरेक्टली, समझ में आया। ब्रैकेट को ओपन किया है, तीनों टर्म्स को सेपरेट किया है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, तो x का एक्सपेक्टेशन म्यू तो 2 म्यू स्क्वायर बना, तो ये वैल्यू आ गई। तो आपने क्या क्या सीखा, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कुछ प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एक्सपेक्टेशन की। एक्सपेक्टेशन को हम मीन भी कहते हैं, और कैसे निकलता है, समेशन इन डिस्क्रीट, इंटीग्रेशन इन कॉन्टिन्यूअस। किसी फंक्शन का निकालना है तो समेशन में x के बदले फंक्शन डालिए, या इंटीग्रेशन में भी x के बदले फंक्शन, x के बदले फंक्शन। तो जैसे एक्स स्क्वायर का निकालना है तो एक्स स्क्वायर से पी एक्स मल्टीप्लाई करो या एक्स स्क्वायर से एफ एक्स। वेरिएंस होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, तो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेरिएंस। कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट ही आता है। रैंडम वेरिएबल को अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो एक्सपेक्टेशन में वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। कैसे, x के बदले अगर ax लिखा तो a बाहर आ जाएगा, x के बदले ax लिखा तो a बाहर आ जाएगा।
डेविएशन और वेरिएंस रिपीट कर दीजिए। बेटा डेविएशन वेरिएंस का मतलब ये होता है जो भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आ रही है आदित्य वो मीन से कितना डिफरेंट है उसके स्क्वायर का एवरेज, स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन, उसके एवरेज को कहते हैं वेरिएंस। तो इसका मैंने डेरिवेशन भी बताया, मैंने ब्रैकेट खोला a माइनस बी का स्क्वायर, इन तीनों टर्म्स को अलग अलग किया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया, म्यू स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन एज इट इज आता है, 2 म्यू एक्स में कांस्टेंट मैंने बाहर ले लिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है म्यू, तो ये हो गया 2 म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर इज माइनस म्यू स्क्वायर, तो ये बन गया जो मैंने यहां लिखा था। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का एक्सपेक्टेशन आदित्य अगर निकालना है तो x के बदले वो फंक्शन डालिए। देखो यही तो मैंने प्रॉपर्टी में बोला, अगर gx का एक्सपेक्टेशन या gx का एवरेज चाहिए तो x के बदले इस फॉर्मूले में gx डालो। जैसे x का एवरेज चाहिए था तो x को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किए, gx का एवरेज चाहिए तो gx को प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, बात समझ में आई। अगर कांस्टेंट प्लस रैंडम वेरिएबल है, कांस्टेंट अलग कर लो, प्लस माइनस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, a प्लस माइनस बी एक्स है, a अलग करो, b बाहर आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, a प्लस माइनस बी एक्स, a प्लस माइनस एक्स इंटू बी है तो पहले b बाहर निकाल लो, a अलग कर लो, प्लस माइनस ई एक्स। कॉन्स्टेंट का वेरिएंस 0 होता है, कांस्टेंट ऐड करने से भी वेरिएंस में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से वेरिएंस में बी स्क्वायर आ जाता है। तो शिफ्टिंग से वेरिएंस पे असर नहीं पड़ता, कोई कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट करने से वेरिएंस पे असर नहीं पड़ता, बट स्केलिंग से वेरिएंस पे असर पड़ता है। और अगर x और y दो रैंडम वेरिएबल हैं और ये इनका सम भी एक रैंडम वेरिएबल आएगा और x प्लस वाई का एक्सपेक्टेशन होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। ठीक है, अब ये देखो, ये कह रहा है कॉइन को 3 बार लगातार टॉस किया गया है, नंबर ऑफ हेड आपका रैंडम वेरिएबल है, मीन बताइए, मीन स्क्वायर वैल्यू बताइए, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मैंने टेबल आपको बनवाया था ना, आउटकम x प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब आप ये देखो यार, आप ये कह सकते हो कि अगर यहां से आप पीएमएफ निकालो, एक्स क्या 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 है, 0 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 1/8, 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो 1 की प्रोबेबिलिटी 3/8, 2 आ रहा है 3 बार 3/8 और 3 आ रहा है सिर्फ एक बार 1/8। तो ये मैंने पीएमएफ बना लिया। ठीक है, अब मीन की बात हो रही है, देखो 0 इंटू 1/8, 1 इंटू 3/8, 2 इंटू 3/8, 3 इंटू 1/8, 3 और 6 9 और 3 12, 1.5। ठीक है, बी मीन स्क्वायर यानी मीन ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एवरेज, समझे, मीन ऑफ स्क्वायर माने स्क्वायर का एवरेज,
9 4 13, 1 14, नहीं 9 और 12 21 और 3 24, तो ये 3 आ गया, सही लिखे ना, 3 और 12 15 और 9 24, ठीक है। अगला है वेरिएंस। तीन माइनस 1.5 स्क्वायर 0.75, चौथा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आ गया। समझ में आया कैसे कैलकुलेशन होती है बेटा ये सारे पैरामीटर्स की? बोलिए। डिस्क्रीट में समेशन लेके चलते हैं, कॉन्टिन्यूअस में इंटीग्रेशन। अब ये देखो, समझ नहीं आया अलीशा जी क्या कह रहे हो? ये देखो, अ डाइस इज रोल्ड अंटिल 3 इज ऑब्जर्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इस बात का एवरेज निकालिए कि कितनी बार डाइस को रोल किया गया होगा। अब समझ में आ रहा है इसका महत्व, एक्सपेक्टेशन का। मैं कह रहा हूं मैं डाइस को तब तक रोल करता रहूंगा जब तक पहली बार 3 ना आ जाए, और मैं आपसे कह रहा हूं अच्छा ये बताओ कितनी बार ऑन एन एवरेज आपको रोल करना पड़ेगा 3 लाने के लिए, कितनी बार रोल करना पड़ेगा, समझे? जैसे अगर मैं ये कह दूं भाई कि आप में से कोई ये कहता है भाई मैं तब तक गेट दूंगा जब तक मेरा अंडर 100 ना आए, ठीक है, तो आप ये पूछ सकते हो कि कितनी बार ऑन एन एवरेज या कितने अटेम्प्ट लगते हैं ऑन एन एवरेज अंडर 100 रैंक लाने में, ठीक है। चलो आइए देखें। देखो पहली बार में ही आ गया 3, 1/6, 2 बार में आया, मैंने बनवाया था ना ये, पहली बार में नहीं आया दूसरी बार में आया, 3 बार तो पहली 2 बार में नहीं आया तीसरी बार में आया, 4 बार रोल किया यानी पहली 3 बार में नहीं आया चौथी बार में आया, 5 बार किया, इस तरह से। अब एक्सपेक्टेशन क्या होगी, ये मैंने बनवाया था ना भैया आज ही, अब देखो यार ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा भी लग रहा है, 1 2 3 आ रहा है, और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसा भी लग रहा है क्योंकि 5/6 की पावर चल रही है, तो ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं एजीपी, एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसमें 1/6 कॉमन ले लो पहले तो, ऐसे चलेगा ना। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसमें 5/6 एक बार मल्टीप्लाई भी कर दो, पहले EX में लिख देता हूं ताकि आप लोग को चमक पाए अच्छे से। देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जो कॉमन रेशो है ना टर्म्स के बीच उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 के साथ 5/6 था, 5/6 का स्क्वायर हो गया,
3 के साथ 5/6 का स्क्वायर था, क्यूब हो गया। अब जरा सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को। 2 - 1 1, 3 - 2 1, ऐसे बन जाएगा ना। अब ये प्योर जीपी बन गया। इसकी फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशियो है 5/6, तो 6। तो ऑन एन एवरेज 6 बार आपको रोल करना पड़ेगा ताकि आपको पहली बार 3 मिल जाए, ऑन एन एवरेज। ठीक है, ये समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं, एजीपी का सम कैसे निकालते हैं बताइए। जो भी कॉमन रेशियो है टर्म्स के बीच, जो भी आपका पावर बढ़ रही है उसी पावर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करके 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्योर जीपी बन जाता है। प्योर जीपी बनने के बाद तो सम हमें पता है। चलो ये देखो, बल्कि इस बार मेरे दिमाग में एक बात और आई यार कि एक बेसिक और मुझे कवर करना चाहिए मैथ्स का तुम लोगों के लिए, जो सिग्नल सिस्टम में भी काम आएगा, वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो हो पाया तो उस पर भी कुछ काम कर देंगे तुम लोगों के लिए कि सिग्नल सिस्टम भी इजी हो जाए तुम्हारे लिए, और ये जो जीपी एपी आता रहता है ना, ये सब चीजें तुम पकड़ पाओ। अब ये देखो, एक रैंडम वेरिएबल 3 वैल्यू लेता है, 1 2 3, तीनों की प्रोबेबिलिटी है, पी और एक्सपेक्टेशन बताना है। फटाफट कर दो, पी का वैल्यू और एक्सपेक्टेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। थर्ड स्टेप समझा दूं। थर्ड स्टेप में क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, EX में से 5/6 गया तो 1/6 बचा, 1 - 0 1, 2 × 5/6 - 1 × 5/6, 5/6 कॉमन लो, 5/6 ही बचा। 3 × 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 × 5/6 का स्क्वायर, 5/6 का स्क्वायर कॉमन लो, 3 - 2 1 बचा। यहां 5/6 का क्यूब कॉमन लो, 5/6 का क्यूब ही निकल के आ गया। अब ये जीपी है, जीपी को ऐड कर लिया। ठीक है, अब ये देखिए, जब भी कोई कांस्टेंट निकालना होता है ना बेटा रैंडम वेरिएबल में, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 कर लेना। दो और 3 5, 10p प्लस 3.5, साढ़े तीन है ना, 2 और 1 3, 4.5 एक्चुअली, 0.05। ठीक है, 0.05 आ गया। अब एक्सपेक्टेशन कैसे निकालोगे बेटा, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू और उसकी प्रोबेबिलिटी। तो 2 + 5p, 5p हुआ 0.25, 2.25/5 0.45, 3p 1.15, 0.23, 0.46। ठीक है, और 0.1 तो 1.6, 1.6 4.8, 0.96, 0.96, 0.46, 1.42, 1.87। तो ए आ गया, ए बन गया। मैंने यहां पे बस पी का वैल्यू डाल दिया है। ठीक है, अब ये देखो, ये पीडीएफ दे रखा है, वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है। अब यहां पे भी देखो, जब भी कोई कांस्टेंट बोलेगा कैसे निकलेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। अब ये एक इवन फंक्शन है ना बेटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, अब x जब पॉजिटिव है तो मॉड x से x ही मिलेगा। x जब पॉजिटिव है, 0 से इंफिनिटी में पॉजिटिव है ना, तो मॉड x से x आ जाएगा। अब इसमें लिमिट डालो,
ये 1 आएगा, के आ गया अल्फा बाय 2, सी के आ गया आपका अल्फा बाय 2। लॉजिक क्लियर हुआ? तो इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क में गेट के अंदर रैंडम वेरिएबल से बन सकते हैं। अब ये देखो, एक रैंडम पीडीएफ दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें क्या करना होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी का स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, दो चीजें चाहिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ टी निकालो और एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर, उसके बाद आपको वेरिएंस मिलेगा, वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो मैं शुरू कर रहा हूं, -1 से 0, ये टी प्लस टी स्क्वायर हुआ, ये टी माइनस टी स्क्वायर, तो 0 पे तो 0 ही आएगा, -1 पे हाफ -1/3, हाफ -1/3 कितना हुआ, 1/6 हो गया, तो -1/6, ठीक है। 0 पे 0 आया, हाफ -1/6, ठीक है। और ये 1 पे 1/6 आया, और 0 पे 0, तो ये तो 0 आ गया। ठीक है, अब टी स्क्वायर का t³/3 और t³ का t⁴/4, टी स्क्वायर का t³/3 तो 0 पे तो 0 आएगा, -1 पे 1/3 प्लस 1/4, तो -1/12, तो ये हो गया +1/12, 1 पे 1/3, 1/6। अब वेरिएंस क्या होगा, वन बाय सिक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका रूट बी, 1/√6, ठीक है, बी आ गया 1/√6। Assume that the duration in minutes of a telephone conversation follows the exponential distribution, probability that conversation will exceed 5 minutes। आपको ये बताना है x मिनट तक चल रही है, तो ये है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। बताइए, 5 से ज्यादा मिनट ये कॉन्वर्सेशन चलेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी। चलो भाई बोलो, क्या करोगे?
बहुत सिंपल है, 5 से ज्यादा तो 5 से इंफिनिटी इंटीग्रेट कर लिया, 1/5 से 1/5 कटा, तो e की पावर -1, e की पावर -1 ए आ गया। सिर्फ 5 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करना है। x एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ दे रखा है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1। और मैं आपको एक हिंट दे दूं, मुझे आंसर के में नहीं चाहिए, मुझे आंसर के में नहीं चाहिए, ये एनईटी टाइप क्वेश्चन है, मुझे आंसर में के नहीं चाहिए। करिए जरा। तो देखो, पहले के एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। मैंने बताया ना, कोई भी कांस्टेंट एलिमिनेट करना है तो टोटल प्रोबेबिलिटी से करिए। 5/2 इंटू 4 यानी कि 10, माइनस 16/3, 14/3, तो के हो गया 3/14। सही निकाला है ना, 8 दूनी 16, 16/3, 16/3, और ये हो गया 5 दूनी 10, तो 10 माइनस 16/3। ठीक है, अब ये क्या होगा बेटा, x आपका 0 से 2 है ना, 1 से बड़ा कह रहा है, 1 से बड़ा माने 1 से 2। सर क्यों 1 से इंफिनिटी क्यों नहीं? अरे 2 के आगे वैसे भी 0 है मेरे भाई, 2 के आगे तो वैसे भी 0 है, तो 2 के आगे थोड़ी ना जाएंगे हम। (15/2 माइनस 14/3), 17/28, यही आ रहा है, बहुत बढ़िया। 17/28, ठीक है, 17/28 श्रीवत्सा का एकदम सही है। x आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे के लेक्चर्स में। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि fx इज कांस्टेंट, तो fx की वैल्यू होती है 1/b माइनस a से b। जैसे यहां ये a है, ये b है, तो fx हो गया 1/1 माइनस 0, दैट इज 1, कांस्टेंट हो गया। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब क्या होगी, 0 से 1 तक है, ये अपन आगे पढ़ेंगे अच्छे से, डोंट वरी। x 4/4 तो 1/4 सी, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, आगे आएगा। 1 से 2 तक इंटीग्रेट करके के कैसे आएगा, तुम्हें थोड़ी पता है 1 से 2 तक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वही तो पूछा गया है नमन भाई। 1 से 2 की ही तो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो वो कैसे निकाल दोगे बताओ बिना के जाने? 2 अननोन हो गए ना तो मुझे प्रोबेबिलिटी पता और ना तो मुझे ये पता कि के क्या है, कैसे आएगा? अब ये पीडीएफ दे रखा है, ओवर द एंटायर एक्स एक्सिस एम एंड एन आर पॉजिटिव रियल नंबर, तो एम और एन की इक्वेशन बता दो यार, एम और एन में इक्वेशन बता दो, इजी क्वेश्चन है। 10th में x की वैल्यू नहीं यार, लिखा ऊपर ही कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सृजन भाई, जब ऊपर कॉन्टिन्यूअस बोल दिया तो मैं डिस्क्रीट कैसे लूंगा? यहां पे भी जैसे देखो बोल दिया ओवर एंटायर एक्स एक्सिस, यानी डिस्क्रीट थोड़ी ना है।
चलो 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 भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। 11th में बेटा यहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोला है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन माने पीडीएफ कांस्टेंट आता है, और वो कितना आता है, 1/ड्यूरेशन। यानी ये रेक्टेंगुलर फंक्शन है नमन, जिसकी हाइट 1/विड्थ होती है ताकि टोटल एरिया 1 रहे। तो हाइट इज 1/विड्थ। तो एफ एक्स का वैल्यू 1 आ गया, क्योंकि विड्थ आपकी 0 से 1 है, यानी विड्थ 1 है, तो हाइट 1/1 1 आ गई। अब किसी भी फंक्शन की एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, फंक्शन इनटू पीडीएफ का इंटीग्रेशन, खत्म। अब यहां पे देखिए आप क्या बोलेंगे बेटा कि इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए। अब ये इवन फंक्शन है ना बेटा, दोनों के दोनों। मॉड एक्स की वजह से इवन है। अब जब आप 0 से इंफिनिटी ले रहे हो तो आप मॉड एक्स हटा सकते हो। ठीक है, तो ए आ गया। ठीक है, आंसर इज ए। बहुत बढ़िया अलीशा। स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले ये चाहिए। ठीक है, अब यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है ना, जैसा मैंने बताया 0 से 1 में है तो एफ एक्स हो गया 1, तो ये आ गया हाफ। एफ एक्स आपका 1 ही चल रहा है। अब ये मत कहना हमेशा 1 होता है, क्वेश्चन इन्होंने ऐसे बना रखे हैं जिसमें 1 आ रहा है, हमेशा 1 नहीं होता। ये हो गया वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट वेरिएंस। तो ए आ गया। ठीक है, ये ए आ गया, रूट ऑफ वेरिएंस। अब ये देखो, ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 to 5 विद प्रोबेबिलिटी एज गिवन इन द टेबल। एक बच्चे ने मीन निकाला 3.5 और टीचर ने वेरिएंस निकाला 1.5। कौन सही कौन गलत, बताइए। यानी एक तरीके से जो है ना, आपको दो डेटा यहां पे वेरीफाई करने, मीन और वेरिएंस। फटाफट निकालो, डिस्क्रीट तो इजी पड़ता है। मजा आ रहा है भाई इस टॉपिक में, लग रहा है कि हाँ प्रोबेबिलिटी के मुकाबले ज्यादा क्या बोलोगे, कनेक्ट कर पा रहे हो, या ये ज्यादा आप ग्रास्प कर पा रहे हो, क्योंकि कैलकुलस से रिलेटेड है ना। यहां पे फिक्स मेथड्स है, यहां पे आपको उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता रैंडम वेरिएबल में। यहां लॉजिक से ज्यादा आपका क्या बोलोगे, कॉन्सेप्ट चलता है। चलो देखें, मैं एक्सपेक्टेशन निकालता हूं पहले। पॉइंट 1, 0.4, 0.5, 0.9, 1.4, 1.63, 5.5। यानी ये बच्चा तो गलत ही है। अब अगर टीचर की बात करें,
0.1, 0.8, 0.9, 0.9 और 2.7, 3.6, 3.6 और 6.4, 3.6 और 6.4, 10, 10 और 12.5। ये बताना है मैंने सही निकाला 22.5। एक बार फिर भी चेक कर लूं यार। तो सही है। ये नेगेटिव ही आ गया तो भी ठीक है, वेरिएंस नेगेटिव आ रहा है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, e की पावर -x है, x आपका 0 से इंफिनिटी है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1। चलो फटाफट बता दो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1। अब आज जाके अगर तुम इसका असाइनमेंट लगाओगे ना तो तुम्हें इजी लगेगा, क्योंकि ये जो अभी मैंने आज कॉन्सेप्ट बताया ना, सारे जनरल कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने कोई रैंडम वेरिएबल आपको नहीं पढ़ाया, कल से मैं आपको बताऊंगा अलग अलग प्रकार के रैंडम वेरिएबल। ठीक है, डिस्क्रीट के कौन से होते हैं, कॉन्टिन्यूअस के कौन से होते हैं, स्टैंडर्ड जो होते हैं वो कल पढ़ेंगे, और उनके रिजल्ट्स भी डिराइव करके रखेंगे कि अगर वो रैंडम वेरिएबल आ जाए तो आपको डायरेक्ट आंसर भी मालूम हो। तो 1 से आगे देखना है ना, प्रोबेबिलिटी पीडीएफ के इंटीग्रेशन से आती है, इंफिनिटी पे 0 तो ए खत्म, ए 1/e.368। आगे बच्चों आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट सॉल्व करना। ठीक है, इसके बाद कल मिलेंगे, कल रेगुलर टाइम ही क्लास रहेगी। बस जब कभी मुझे असाइनमेंट कराना होगा ना तब मैं प्रीपोन्ड करूंगा, बाकी कल रेगुलर टाइम रहेगी, कल रैंडम वेरिएबल कवर करेंगे। नहीं, मेरे हिसाब से वेरिएंस का मॉड तो नहीं लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन फिर वहां पे आप डिफाइन नहीं कर पाओगे जहां वेरिएंस आपका नेगेटिव आ रहा है, यानी इस तरह का डेटा प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन।